अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में दास्तान हैदर अली के एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हैदर अली की पैदाइश के बाद फ़तेह मोहम्मद साहब का ओहदा दिन ब दिन बढ़ने लगा था और फ़तेह मोहम्मद कुली ख़ान की सरपरस्ती में रियासत की हर छोटी बड़ी लड़ाई में शामिल रहते थे। दोस्तों, फ़तेह मोहम्मद दिखने में लंबे चौड़े मजबूत बाजू और सांवले रंग के थे। आपकी बहादुरी ऐसी थी कि जब भी फ़तेह मोहम्मद किसी जंग के मैदान में घोड़े पे सवार होकर आते तो चारों तरफ उनके सिपाहियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। दोस्तों, हैदर अली की पैदाइश के बाद फ़तेह मोहम्मद की फैमिली कुछ अरसे तक बूदी कोटा में ही रुकी रही और जब आबिद खान के दौरान हुकूमत दरगाह कुली ख़ान को सूबेदारी से हटा दिया गया। इस बीच सिरा के गवर्नर, मैसूर के पालेगार और बिदनूर के सूबेदारों ने मिलकर एक बड़ी फ़ौज को इकट्ठा करते हुए बालापुर के किले के ऊपर हमला करने की प्लानिंग करने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बालापुर का जो मेन किला था वो फ़तेह मोहम्मद साहब के निगरानी में था। हमले से पहले सिरा के गवर्नर, मैसूर के पालेगार और बिदनूर के सूबेदारों ने मिलकर फ़तेह हैदर के पास एक पैगाम भिजवाए उनके ही भतीजे हैदर खान नायक के हाथों कि फ़तेह मोहम्मद अगर बालापुर के किले को अपनी फ़ौज के समेत सरेंडर अगर कर देते हैं तो उन्हें माला माल कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पैगाम को सुनकर फ़तेह मोहम्मद साहब ने ख़त को फाड़ते हुए ये फरमाए कि मुझे ऐसे धोखे से ख़रीदी हुई दौलत और शोहरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्लाह ने जितना भी मुझे दिया है मैं उसमें बेहद खुश हूँ। और कुछ इस तरह से कहते हुए फ़तेह मोहम्मद साहब ने उन पालेगारों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए और जंग की तैयारी में जुट गए। दोस्तों, फ़तेह मोहम्मद साहब ये जानते थे कि इतनी बड़ी फ़ौज यानी कि जो वो पालेगारों ने इकट्ठा कर ली थी उससे डायरेक्टली लड़ पाना या हराना उनको मुश्किल है। इसलिए फ़तेह मोहम्मद साहब ने एक प्लान किया कि वो अपने छोटे से रिसाले के लश्कर को लेकर रात को उन पालेगारों पे हमला करेंगे। और दोस्तों, जब रात हुई तो मैसूर के पालेगार, सिरा के गवर्नर और बिदनूर के सूबेदारों की फ़ौज के ऊपर फ़तेह मोहम्मद और उनकी मुट्ठी भर सिपाहियों ने ऐसा हमला किए थे कि पूरी फ़ौज इधर उधर भागने लगी और इस महाज पर फ़तेह मोहम्मद साहब की शानदार जीत हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि फ़तेह मोहम्मद साहब को दुश्मनों के लश्कर में बहुत सारा माल गनीमत भी हाथ लगा था, लेकिन फ़तेह मोहम्मद साहब ने उस पूरे माल गनीमत को अपने सूबेदार आबिद खान के पास भिजवा दिए। आबिद खान ने जब देखा कि फ़तेह मोहम्मद साहब ने इतनी बहादुरी और दिलेरी दिखाते हुए इतनी बड़ी फ़ौज को पछाड़ चुके हैं और साथ ही साथ वफ़ादारी दिखाते हुए उन्होंने माल गनीमत को भी लौटा दिया है, तो इस बात से आबिद खान बेहद खुश हुए और उन्होंने फ़तेह मोहम्मद को 2000 पैदल सिपाहियों और 500 घुड़सवारों के साथ फ़तेह मोहम्मद साहब को उनका खुद का परचम और निशान भी अता किया गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कायर होते हैं वो वक्त और हालात से समझौता कर लेते हैं और उनकी नस्लें भी कायर और कमज़ोर और डरपोक ही पैदा होती हैं, लेकिन जो बहादुर और दिलेर होते हैं उनकी नस्लें भी बहादुर और दिलेर ही होते हैं, जैसे फ़तेह मोहम्मद की थी, जिसमें वो बहादुर सुरमा पैदा हुए जिनकी बहादुरी की दास्तान आज भी दुनिया सुनती है और उनको सलाम करती है। दोस्तों, इस जंग के बाद फ़तेह मोहम्मद साहब को जो भी काम दिया जाता उसमें आप कामयाब ही होकर लौटते थे। जब दरगाह कुली ख़ान को दोबारा सिरा की सूबेदारी अता की गई तो कुली ख़ान ने फ़तेह मोहम्मद को अपने पास ही रखना बेहतर समझा और बिना फ़तेह मोहम्मद से गुफ्तगू किए दरगाह कुली ख़ान कोई भी काम नहीं किया करते थे। दोस्तों, फ़तेह मोहम्मद का रुतबा उस दौर में ऐसा हो चुका था कि आम लोग अपनी फ़रियाद कुली ख़ान जो सूबेदार थे उनके पास ले जाने के बजाय फ़तेह मोहम्मद के पास आया करते थे, क्योंकि फ़तेह मोहम्मद नेक और इंसाफ करने वाले कमांडर थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी दौर में सिरा में हर तरफ खुशहाली और आगाज़ी तरक्की होने लगी थी और साथ ही साथ जो सिरा के मुग़ल गार्डन्स का तस्किरा मिलता है हिस्टोरिकल बुक्स में वगैरह, वो इसी दौरान बेहद खूबसूरत अंदाज में सिरा में बनाए गए थे। दोस्तों, रिवायतों में ये लिखा गया है कि कुछ अरसे तक सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन जब सिरा के सूबेदार का इंतकाल हुआ उसके बाद फ़तेह मोहम्मद साहब ने आम आवाम की खातिर
درگاہ قلی خان کے ہی بیٹے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیے تاکہ حکومت چلتی رہے اور عام عوام کے اوپر کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ دوستو اسی دور میں کہا جاتا ہے کہ نظام وقت کی طرف سے قلی خان کی جگہ پر طاہر خان کو صوبے دار بنا کر روانہ کیا گیا تھا۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ طاہر خان ایک کرور اور جاہل گورنر تھا جو عام عوام پہ بے حد ظلم کرنا اور لوٹ مار مچانا اس کا عام پیشہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو یہاں پہ فتح محمد صاحب اپنی زندگی کی ایک اور الجھن میں پھنس گئے کہ کیا انہیں قلی خان کے بیٹے عبد الرسول خان کی مدد کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عام عوام کی حفاظت کرنی چاہیے، یا نئے گورنر طاہر خان سے ہاتھ ملا کر اپنا عہدہ اور رتبے کو بچانا چاہیے۔ دوستو فتح محمد صاحب نے عام لوگوں کو اور عبد الرسول خان کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیے اور اپنے 2000 پیدل اور 500 گھڑ سواروں کے ساتھ وہی سرا میں ہی رکے رہے۔ دوستو کچھ روایتوں میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ عبد الرسول خان نے فتح محمد صاحب کو اس محاذ پر دھوکہ دیے تھے، یعنی کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عبد الرسول خان نے بنا فتح محمد صاحب کو آگاہ کیے یا بتائے وہ حیدرآباد بھاگ گئے اور پیچھے فتح محمد اور محمد خان پونی قلعے دار کو چھوڑ گئے۔ دوستو یہاں پر فتح محمد پیچھے ہٹ سکتے تھے کیونکہ طاہر خان کی فوج نزدیک آ رہی تھی اور طاہر خان کی فوج کافی بڑی فوج تھی، لیکن فتح محمد پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹتے تو طاہر خان پورے صوبے میں لوٹ مار مچا دیتا۔ فتح محمد صاحب نے محمد خان قلعے دار کو قلعے کو چاروں طرف سے مضبوط کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہر طرف پہرا بڑھا کر توپوں کو تیار کرنے کا حکم جاری کیے۔ جب طاہر خان کی فوج قلعے کے نزدیک آئی تو طاہر خان نے فتح محمد صاحب کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر وہ قلعہ سرنڈر کرتے ہیں تو ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی، ورنہ سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوستو اس بات پہ فتح محمد صاحب نے بڑی ہی چالاکی سے ان کو واپس جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری اور ہمارے سپاہیوں کی تنخواہ پچھلے 6 مہینوں سے نہیں عطا کی گئی ہے، اور اگر آپ لوگ ہمیں وہ تنخواہ عطا کر دیتے ہو تو ہم لوگ سرنڈر کر دیں گے۔ دوستو یہ ایک جنگ کا ٹیکٹک تھا کہ فتح محمد صاحب کسی طرح سے اور کچھ دن اس بات کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے کہ طاہر خان ان پہ حملہ نہ کرے، مگر طاہر خان نے فتح محمد صاحب کو کوئی بھی موقع نہیں دیا اور اس نے قلعے کی ویسٹرن اینگل کی سائڈ پر فرسٹ لائن آف فورٹیفیکیشن کے اوپر حملہ کر دیا۔ دوستو اس حملے میں آلموسٹ وہ لوگ فورٹیفیکیشن کو کراس کر کے قلعے کے اندر داخل ہو ہی جاتے، لیکن فتح محمد اور ان کے سپاہیوں نے طاہر خان کی فوج کو پیچھے ڈھکیلنے میں پہلی بار کامیاب ہو گئے۔ دوستو طاہر خان نے کئی بار قلعے میں گھسنے کی کوشش کی، مگر ہر بار فتح محمد صاحب اور ان کی فوج طاہر خان کی فوج کو پیچھے ڈھکیل دیتی۔ ہر دن لڑائیاں چل رہے تھے اور دونوں طرف کئی لوگ بھی مر رہے تھے۔ جنگ اس موڑ پر آ چکی تھی کہ اگر کچھ دن اور اسی طرح سے فتح محمد کی سرپرستی میں وہ لڑائی ہوتی تو پورے صوبے کو فتح محمد صاحب طاہر خان سے بچا لیتے، لیکن دوستو فتح محمد صاحب کے ہی قلعے دار محمد خان پونی نے اس جنگ کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ دوستو قلعے دار خان دراصل ایک بیوقوف انسان تھا جو فتح محمد صاحب کی بہادری سے جلتا تھا اور وہ خود بھی ان کی طرح سے جیت اور شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اسی چکر میں بنا فتح محمد کو بتائے اس نے فتح محمد کے ہی لشکر کے کچھ سپاہیوں کو لے کر اس نے طاہر خان کی فوج کے رائٹ فلینک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا، اور وہ بھی رات کو۔ دوستو جب اس بات کا پتہ فتح محمد صاحب کو چلا تو فتح محمد صاحب پیچھے نہیں رک سکتے تھے کیونکہ ان کے فوجیوں کی، ان کے سپاہیوں کی بھی جان کو خطرہ تھا۔ فتح محمد صاحب اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو یا گھڑ سواروں کو لے کر ان کے پیچھے چل دیے، اور اس سے پہلے کہ فتح محمد صاحب قلعے دار خان کو روک پاتے یا اس کا ساتھ دے پاتے، قلعے دار خان نے طاہر خان کی فوج کے رائٹ فلینک کے اوپر حملہ کر دیا۔ دوستو طاہر خان کی فوج میں سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور قلعے دار کے پاس صرف 2,500 یا 3,000 سپاہی ہی تھے، اور جب یہ رات کو حملہ ہو رہا تھا تو چاروں طرف سے قلعے دار کے اوپر طاہر خان کی فوج ہی بھاری پڑنے لگے، اور جب یہ لگ ہی رہا تھا کہ طاہر خان کی فوج
किलेदार और उनके सिपाहियों को पूरी तरह से ख़त्म ही कर देंगे। तो उसी मौके पर फ़तेह मोहम्मद साहब अपने घुड़सवारों के साथ वहाँ पर आ गए और उन लोगों ने दुश्मनों के ऊपर ऐसे हमले किए कि ताहिर ख़ान की फ़ौज संभल नहीं पाई। वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये दूसरा हमला कौन कर रहा है। फ़तेह मोहम्मद साहब और उनके घुड़सवार दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे कि पूरे जंगल में सिर्फ मरने वालों की चीखें ही सुनाई दे रही थी। चारों तरफ तो अंधेरा था, मगर फ़तेह मोहम्मद साहब और उनके जांबाजों की तलवारों की चमक से पूरा जंगल चमक रहा था। दोस्तों, लिखा गया है कि फ़तेह मोहम्मद साहब और उनके जांबाज घुड़सवारों ने फ़तेह मोहम्मद साहब के लश्कर को चीरते हुए ताहिर ख़ान के टेंट तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन तभी वहां पर ताहिर ख़ान की फ़ौज की लाइट इन्फेंट्री तोपों के साथ वहां पहुंच गई और चारों तरफ से ताहिर ख़ान की फ़ौज ने फ़तेह मोहम्मद और उनके घुड़सवारों के ऊपर तोपें चला दी। एक एक कर फ़तेह मोहम्मद और उनके सभी जाबाज घोड़ों से गिरते हुए शहादत पा रहे थे और आखिर में फ़तेह मोहम्मद साहब भी लड़ते लड़ते जाम शहादत को नोश फरमाए और आप भी शहीद हो गए। दोस्तों, उस वक्त उस मैदान जंग से कई मील दूर फ़तेह मोहम्मद साहब के बच्चे शाहबाज जो 8 साल के थे और हैदर अली जो सिर्फ 5 साल के थे, उस छोटी सी उम्र में यतीम हो गए। दोस्तों, फ़तेह मोहम्मद साहब की शहादत के बाद उनके जिस्म को कोलार में ही उनके वालिद के मकबरे में ही मदफून किया गया और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये फ़तेह मोहम्मद साहब की ही खबर है। दोस्तों, फ़तेह मोहम्मद साहब की शहादत के बाद उनकी फ़ैमिली के ऊपर ऐसे जुल्म किए गए दुश्मनों द्वारा जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। फ़तेह मोहम्मद साहब के दोनों मासूम बच्चों को यानी कि हैदर अली साहब और शाहबाज साहब को नगाड़ों के अंदर बंद करके कपड़े फाड़ के उन्हें बच्चों को मारा गया था। दोस्तों, उस पूरे वाक़ये को मैं इंशाअल्लाह आने वाली अगली वीडियो में बताऊँगा और आज की इस दास्तान हैदर अली के एपिसोड 3 की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त, भाई और मेज़बान शफ़ीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।